दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते। प्रशिक्षण का चौथा दिन है। इस चौथे दिन की वंदना सभा में इस सभागार में उपस्थित सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 दिनों से ये सब लोग अपनी ऑनलाइन टीचिंग को कैसे प्रभावी बनाया जाए, जिससे सीखने की क्रिया अधिक से अधिक अच्छी हो सके, प्रभावी हो सके, इस काम में लगे हैं। बिना थके, बिना रुके, देर रात तक लोग काम कर रहे हैं। आज सवेरे हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी तो ध्यान में आया कि 5-6 लोगों को छोड़कर से सभी लोगों की एक कक्षा का रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो आज मेहनत कर रहे हैं, अपनी पीपीटी तैयार कर रहे हैं, अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं, पीपीटी तैयार हो रही है। उस आधार पर सुपर स्मार्ट बोर्ड पर कक्षा शिक्षण कर उसकी रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। अब ये पाठ 1.5 दिन शेष है, आज से लेके और कल दोपहर तक। तो लक्ष्य है कि सभी लोगों की 2 कक्षाएं कम से कम रिकॉर्ड हो जाएं। आज के इस वंदना सभा में हम सबका सौभाग्य है कि 2 ऐसे वरिष्ठ जन हम सबके मध्य में हैं। इस किनारे बैठे आदरणीय डॉक्टर इंद्रपाल शर्मा जी, शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर उत्तर प्रदेश की शिक्षा में बहुत ही जाना पहचाना नाम है। उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा के बड़े अधिकारियों में से आप रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रहे, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव रहे उत्तर प्रदेश शासन के। शेष अनेक पदों पर आपने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, तत्कालीन जो उत्तरांचल जिसको आज कहते हैं वो भी पहले उत्तर प्रदेश में था, वो सब स्थानों पर आपने एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते मार्गदर्शन किया है, काम किया है। अवकाश प्राप्त करने के बाद आदरणीय शर्मा जी का पूरा समय विद्या भारती के कामों को मिल रहा है। हम सब कार्यकर्ताओं का वो मार्गदर्शन करते हैं। भारतीय शिक्षा शोध संस्थान हम सब परिचित हो गए होंगे पिछले 4 दिनों में, 3 दिनों में। उसके माननीय सचिव हैं। अब आदरणीय डॉक्टर साहब से आग्रह करूँगा कि अपनी वार्ता प्रारंभ करें। जो इस समय विकास हुआ है टेक्नोलॉजी का, उस समय तक इतना नहीं था। केवल टीवी आया था दूरदर्शन के माध्यम से, और वो भी दिल्ली में उस समय क्लासेज ली जाती थी टीवी के माध्यम से। कक्षा कक्ष में टीवी लगता था, वहाँ एक शिक्षक खड़े होते थे और वो बताते थे साइंस के और इनके जो अन्य विषय थे, उनका टाइम टेबल लगा रहता था। ये बात है लगभग सन 70 के आसपास की, 70, 71, 72 की। और ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे चर्चा चली लगभग 75 के बाद। तो चिंता सबको ये हुई कि वो शिक्षक हट जाएंगे क्या। तो आज तक की स्थिति यह है कि शिक्षक का काम बढ़ा है और उनके बिना कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं है। शिक्षक का इतना महत्वपूर्ण रोल शिक्षा में है। ये आप अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी पढ़े होंगे, और यहाँ के जो आपके अलग से प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं इनमें भी ये बताया गया होगा। अध्यापक के बिना शिक्षा नहीं है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे जैसे भी हो। अब आपने देखा है कि यहाँ इसी संस्थान में प्रोग्राम देने के लिए या कक्षा कक्ष में पढ़ाने के लिए जो रिकॉर्ड रूम या प्रेजेंटेशन के लिए रूम बनाए गए हैं, वहाँ भी आपका होना आवश्यक है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या
वहाँ खड़े होकर के जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं, जो हम विषय वस्तु का ज्ञान देने के लिए वहाँ उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, और उसका जो उद्देश्य है कि बच्चे अधिक से अधिक सीखें, तो क्या वो संभव हो पा रहा है? तो आज की स्थिति जो पैदा हुई है कोरोना महामारी के कारण, इसकी आवश्यकता सबने महसूस की। पहले इस पर इतना ध्यान नहीं था। आज इसकी आवश्यकता है कि बच्चों को सुरक्षित रखते हुए और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हम अपने कर्तव्य का पालन जो हमारा है, जिस विषय वस्तु को पढ़ाने का है, क्या हम उसे पूरा कर पाएंगे आज की आवश्यकता को देखते हुए? तो सबसे बड़ी बात है कि उस विषय वस्तु का ज्ञान देना। तत्समय एक प्रोग्राम चला था, उसका नाम था जल्दी लर्निंग के लिए प्रोग्राम लर्निंग। शायद सुना होगा आप लोगों ने। प्रोग्राम लर्निंग में क्या था कि कोई विषय वस्तु जो पढ़ानी है, उस विषय वस्तु को बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे वाक्यों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बनाते थे। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में बताना है तो बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाए। उनका जन्म कहाँ हुआ, महात्मा गांधी कौन थे, और उसका क्या था परिणाम के जो प्रश्न थे या जो सेगमेंट्स थे या जो छोटे छोटे वाक्य बनाए थे, इनका उत्तर उसे सामने ही देना था। तुरंत पढ़ा और उसके सामने उत्तर दे दिया। तो उसका इम्पैक्ट जानने के लिए बहुत सी रिसर्चेज हुई और उसमें यह पाया गया कि जो इस तरह के प्रोग्राम लर्निंग के कार्यक्रम हैं, उसमें बच्चा जल्दी और अधिक सीखता है, जो परिणाम आए। और यहाँ तक कहा गया कि 90% से लेके 95% तक उस विषय वस्तु का ज्ञान बच्चे को हो जाता है उस प्रक्रिया से। परंतु कमी क्या थी? कमी थी कि वो बड़ा लेंदी प्रोग्राम था। एक एक छोटी चीज़ को भी कई लंबे प्रकरण में उसमें बांटना, वाक्यों में और उसके प्रश्नों में, तो एक बड़ा टिपिकल सारे विषय वस्तु को इस तरह से तैयार करना बड़ा एक लेंदी, समय टेकिंग, टाइम टेकिंग कार्यक्रम था। तो इसलिए कुछ दिनों तक वो प्रक्रिया चल करके बड़े विदेशों में भी और हमारे यहाँ इंडिया में भी एमएड जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, उनमें इसका काफ़ी पैसा खर्च करके ये सेमिनार्स और ये कार्यक्रम इस पर किए गए थे। परंतु कुछ दिनों बाद 3 या 4 साल तक वो चला कार्यक्रम, उसके बाद वो भी शांत हो गया। अब आपके सामने ये डिजिटल कार्यक्रम आया है और इसको कितना इफेक्टिव ये होगा और कौन इसको इफेक्टिव बनाएगा, उसमें मैं समझता हूँ आपकी फिर भी सबसे यदि महत्वपूर्ण भूमिका है वो आप ही की है, शिक्षकों की है। शिक्षक जब तक रुचि लेकर के, इंटरेस्ट लेकर के जब तक नहीं पढ़ाएगा और विषय वस्तु का ज्ञान खुद स्वयं उसका गहन अध्ययन करके अपने मस्तिष्क में नहीं रखेगा, तो पुनः इसकी प्रवृत्ति जो है या इसकी एक तरह से जो हालत होगी वो फिर वही हो जाएगी जो अन्य प्रोग्राम्स की हुई है। आप संसाधन हैं, महंगे संसाधन हैं, उपयोग कर रहे हैं, परंतु यदि आपने मेहनत नहीं की, आपने उस विषय वस्तु को या अपने विषय सब्जेक्ट विशेष को जिसको आप प्रदर्शित करना या पढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी गहन नॉलेज आपको नहीं हुई और फिर उसके साथ साथ उसके प्रेजेंट करने का तरीका, उसको प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे आपके सामने नहीं हैं, आप वहाँ कक्षा में खड़े तो हैं,
परंतु आपसे प्रश्न पूछने वाला वहाँ उस समय नहीं है, आपके तत्काल सामने नहीं है। हो सकता है इससे जुड़ेगा, वहाँ से पूछेगा, ये भी प्रक्रिया चल रही है। परंतु ये साबित आप जब तक अच्छा अध्यापक नहीं कर पाएंगे, जब तक आपकी स्टडी, आपका अध्ययन इस स्तर का ना हो कि आप खड़े होकर के वहाँ प्रत्येक बिंदु पर जवाब दे सकें, और जवाब ऐसा दें जिससे कि उस स्तर के बच्चे को कक्षा 6 को कैसे पढ़ाना है, कक्षा 8 के स्तर को कैसे लेना है, 10 वालों को कैसे लेना है, कक्षा 12 तक वालों को कैसे पढ़ाना है, और ग्रेजुएशन लेवल पर और अन्य हायर एजुकेशन के लिए किस प्रकार से, ये हर स्तर पर अलग अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। नर्सरी के बच्चों को कैसे ऑडियो विजुअल के माध्यम से, चलते चलचित्र के माध्यम से ऐसे प्रकरण दिखाए जाएंगे जिससे वो इंटरेस्ट लेकर के उसे देखें, फिर उससे प्रश्न और उनको सिखाने की बात आएगी। फिर आपकी विषय वस्तु आती है कक्षा 3, 4, 5 से, अच्छी तरह से कैसे पढ़ाएंगे, उसमें कौन सा ज्योग्राफी का ज्ञान है, मैथमेटिक्स का है, साइंस का है, सब अलग अलग सेगमेंट बनेंगे। तो ये नहीं है कि एक प्रक्रिया सब पर लागू हो जाएगी, इंडिविजुअल व्यक्तिगत प्रयास होगा। आपको अपने इसको एक तरह से सिद्ध करने के लिए कि मैं इसके लायक हूँ, इतना बढ़िया मैं पढ़ा सकता हूँ, और ये तभी होगा जब आप में एक उत्कंठा होगी, एक जिज्ञासा होगी उसको सीखने की और उसके प्रस्तुतिकरण करने के लिए, उसके ज्ञान का खुद अध्ययन करके कैसे उसको प्रेजेंटेशन करेंगे। और आपका प्रेजेंटेशन ये नहीं है कि आप वहाँ अकेले बैठे हैं और या 10-5 बच्चे बैठे हैं आपके सामने, वो ही देख रहे हैं, आपका पूरा प्रदेश देख रहा है, आपसे सारे स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप ये मत मानिए कि यही 10 बच्चे आपसे देख रहे हैं। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको उसका काम करना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब आ रही है, इसके अनुसार आपने काफ़ी सेमिनार्स भी अटेंड की होंगी। इसमें भी क्या किया जाएगा, इसके लिए भी प्रोग्रामिंग शुरू हो गई है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और फिर कक्षा कक्ष में जो सिलेबस या करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होंगे, उनको क्या इसके माध्यम से करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जो इस डिजिटल एपरेटस के माध्यम से प्रचारित प्रसारित होगा, पढ़ाया जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इनकी भी ट्रेनिंग जैसे आपने ये आयोजित की है, आगे भी आपको प्लान करनी पड़ेगी कि क्या क्या सिखाएं हम अपने शिक्षकों को कि वो अच्छी से अच्छी तरह से वो विषय वस्तु को कक्षा कक्ष में प्रस्तुत कर सकें। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो नया कंसेप्ट आया है बहुत ही प्रभावी भी हो सकता है। अभी सकता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कोई गारंटी नहीं है। यदि उपयोगिता देखी जाए आज के उसमें, तो निश्चित रूप से यदि हम कहें कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि घर हर एक की जेब में टेक्नोलॉजी है, सब कुछ ब्रह्मांड इसमें समेटा हुआ है। इसमें क्या क्या है, इसमें कैसे ढूंढना है, उसे कैसे उपयोग करना है, सूचनाएं सारी उपलब्ध हैं इसमें। गूगल पर जाइए, सब कुछ मिल जाएगा, परंतु वो गूगल समझा नहीं सकता। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया, मैं आप सबका आभारी हूँ। इसमें मैं फिर आपसे कहता हूँ कि रुचि लीजिए। जब आप एक प्रोफेशन में आए हैं, शिक्षक प्रोफेशन आपने अपनाया है, चाहे वो बाध्यता से अपनाया हो या रुचि से अपनाया हो, जब आप आए हैं तो उसमें आप इंटरेस्ट क्रिएट करिए। जब तक आप उसे बोझ समझेंगे आप कुछ नहीं कर सकते।
विषय वस्तु को बोझ समझेंगे, बच्चों को बोझ समझेंगे या विद्यालय को बोझ समझेंगे और लाद दिया हमारे ऊपर, हमें बुला लिया यहाँ और हमें 3 दिन खाना खिलवाया और आगे क्लीन स्लेट की तरह चले गए। उससे काम नहीं चलेगा। ये आपका समय व्यर्थ है, हमारा यहाँ का सबका व्यर्थ है यहाँ आना, और सबसे ज़्यादा है उस बच्चे का समय जो आपके शरण में आया है, जिसे आप सिखा रहे हैं, तो उसका वो समय ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ पाएगा। वो एज ग्रुप वो दोबारा नहीं आएगा। तो वहाँ उस पर इम्पैक्ट आपको संपूर्ण जीवन के लिए छोड़ना है। तो किस तरह से, बहुत ही एक तरह से कहिए दार्शनिक विचार है, ये फिलोसफिकल विचार है। इम्प्लीमेंटेशन में कितने सफल होंगे, चाहे विभाग को मान लीजिए, चाहे आपके विद्या भारती को मान लीजिए, या हमारे शिक्षा विभाग को, भारत सरकार को मान लीजिए, जब तक देखिए आपके नहीं कह सकता, परंतु इस समय स्थिति जो है हमारे विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक, शिक्षक की तनख्वाह शायद किसी से कम नहीं है। बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं। चाहे जो कहते हैं ना कि रोते तो आप रहिए ज़िंदगी भर, कभी कोई खुश नहीं कर सकता, परंतु परिवार के निर्वहन करने के लिए, परिवार को अच्छी तरह से, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, चाहे प्राइमरी का शिक्षक हो चाहे हायर एजुकेशन का हो, वो अच्छी एजुकेशन, अच्छी क्षेत्र में भेजने के लिए, अपने परिवार को पालन पोषण के लिए बहुत अच्छा उसको इनकम है। फिर भी आज स्थिति हमारे यहाँ ऐसी है, मुझे संकोच नहीं है कहने में, पत्रकार बंधु बैठे हैं भास्कर जी, कि आज हमारे प्राथमिक के विद्यालय या उच्च प्राथमिक के विद्यालय या जो एडेड विद्यालय हैं, आज हमारा शिक्षक ये हिम्मत नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ा लूँ। ये है नहीं सब बात, इतनी हिम्मत नहीं है हमारे प्राथमिक शिक्षक के, टीचर को, जिसको 60,000 रुपये महीना से तनख्वाह प्रारंभ होती है। मैं बेसिक शिक्षा का सचिव रहा हूँ 8 साल, मुझे एक एक चीज़ का पता है, इनकी बेसिक की, माध्यमिक का पता है। तो जब मैं आप जैसे मीटिंग में कभी करता था वार्ता, तो पूछता था शिक्षक से, कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे? और ये स्थिति आई है लगभग 76 के बाद से शुरू हुई है। पहले सब वहीं पढ़ते थे, हम लोग ही नहीं, सारे बच्चे टीचर्स के भी वहीं पढ़ते थे, IAS के बच्चे वहीं पढ़ते थे। ये जब से ये दुकानें खुली, उनने वहाँ ट्रेनिंग है, न वहाँ सोच है, न वहाँ टेक्निक है, केवल दिखावा है, पंप एंड शो है। यदि शिक्षक से आप पूछिए, मैं अभी भाई साहब से शायद जिक्र किया था, या यतीन जी भाई साहब से किया था, एक दिन हमारे यहाँ इसमें संस्थान में एमएड के स्टूडेंट्स आते हैं, 1 हफ्ते के अटैचमेंट प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी का। एमएड के स्टूडेंट आए, आगे 8 दिन के लिए। सुबोध जी हमारे प्रोफेसर हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं वहाँ पे। तो बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत समर्पित हैं। तो उस ग्रुप में 4 बच्चियाँ मेरे पास आई। मैं क्योंकि साइकोलॉजी का जैसे बताया, साइकोलॉजिस्ट भी रहा हूँ, तो और एमएड भी किए हुए हूँ, तो उसमें पता भी है रिसर्च का कैसे करते हैं। तो उस बच्चियाँ आई, तो बच्चियों को किसी ने कहा कि यहाँ टूल्स मिल जाएंगे संस्थान में हमारे। तो 4 बच्चियाँ कहने लगी, सर आपके यहाँ टूल्स मिल जाएंगे? किस चीज़ के चाहिए? कि ये सर डेटा कलेक्शन में जो यूज़ करते हैं। मगर मैंने पूछा कि किस सब्जेक्ट का करना है, कैसे करना है? कि यूँ तो पता नहीं साहब, डिजर्टेशन में लगाना है। डिजर्टेशन में लगाना है, और डिजर्टेशन लिखी तब जाती है जब उसका उपयोग करके एनालिसिस करते हैं आप टूल्स का। तो मैं पूछा, बहन जी ये तो बताओ बेटा कि ये टूल्स बिना टूल्स लिए हुए डिजर्टेशन कैसे लिख दी? तो
तो उन्होंने कहा साहब हमें गुरुजी ने दे दी थी वो पहले वाली लिख के कि इसमें से उतार लो, वो हमने उतार लिया, अब उसमें लगाने हैं जो भेजनी है इवैल्यूएशन के लिए। ये हमारी एमएड की स्टूडेंट्स और वो शिक्षक प्रशिक्षक बनेगी जो कॉलेज में बताएंगी, जिन्हें ये नहीं पता टूल्स किसे कहते हैं, वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, इनका नहीं पता है, तो वो शिक्षक प्रशिक्षण देंगे तो ईश्वर ही मालिक है। तो ऐसी चीज़ों का तो ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, और बच्चियाँ ऐसी नहीं है कि जानना नहीं चाहती, परंतु जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं उन्होंने आदत खराब कर दी है कि कुछ नहीं करना है, फीस दे जाओ हम सब कर देंगे, सब हो जाएगा। तो यदि ऐसे इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण के खोले गए इसके लिए भी, आपके डिजिटल एजुकेशन के लिए, तो फिर तो बस इसका ईश्वरी रखवाला है, क्या इन बच्चों का होगा। तो मेरा अनुरोध है कि निष्ठा से जिस काम को आपको सौंपा गया है, निष्ठा अवश्य होनी चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए, आपकी ज्ञान की भूख बढ़नी चाहिए, और आप जितना अच्छा करने का सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा करने का सोचिए, तभी ये काम सफल होगा, अदरवाइज सफलता संदेहास्पद हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका और आदरणीय भाई साहब हेम जी का, भास्कर जी का और सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ये समय दिया, और पुनः इसी निवेदन के साथ कि शिक्षक हैं, शिक्षक बनिए जो शिक्षा देने वाला हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।